हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रही बिकॉज वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं पहले सारे प्रोविजंस कवर कर लूँ और फिर उनको डिस्कस करूँ। तो इसीलिए मैंने उनके ऊपर सोचा कि सेपरेट वीडियो बनाऊँ एंड इस वीडियो में मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं या इसका मीनिंग क्या होता है इन सबको मैंने कवर किया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना ताकि आपके सारे जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के या जो भी इसका कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम और मैं इस वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गाइस सेक्शन 126 में है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना गाइस। अगर कॉन्ट्रैक्ट है ना तो समझ लो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी फीचर्स है, जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी, वो सारी कवर्ड होंगी। ठीक है, तो इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड, और ये और है गाइस, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इसका मतलब एज अ वर्ड सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को ही जो भी उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे कवर्ड होंगे। ठीक है, आई होप आपको जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होंगे क्या क्या होते हैं। तो वो सारे एसेंशियल फीचर्स इसमें कवर्ड है। उसके बाद गारंटी, गारंटी का मतलब आप लेमैन लैंग्वेज में सब जानते होंगे कि हाँ, जैसे मैं तेरी एक एक्स पर्सन है उसकी गारंटी लेता हूँ कि ये ऐसा काम नहीं करेगा। मैं अपने फ्रेंड की गारंटी लेता हूँ कि वो ये गंदा काम नहीं करेगा, मैं उसको समझा दूंगा। मतलब इस टाइप की, तो यही है, लॉ में भी यही है इसका मतलब। इसका मतलब ये है, मैं डेफिनेशन से आपको बताती हूँ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है, या फिर अगर जो मेरा फ्रेंड है या कोई भी पार्टी जो है वो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं करती है तो मैं उसको पे ऑफ करूंगा अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं। ठीक है, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है कौन कौन होते हैं। एक होता है श्योरिटी, एक होता है क्रेडिटर एंड द थर्ड वन इज प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी वो होता है जो गारंटी दे रहा है। ठीक है, श्योरिटी इज द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो गारंटी दे रहा है कि हाँ मैं गारंटी लेता हूँ जो मेरा फ्रेंड है वो कुछ गलत काम नहीं करेगा। तो मैंने जो गारंटी दी है तो मैं कौन हुआ? श्योरिटी। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, या जिसने पैसे लेने हैं। ऑलराइट, देर आर टू पर्सन, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है डेटर। आई होप आपको ये वर्ड्स पता होंगे, इनका मतलब पता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसे लेने हैं और डेटर वो होता है जिसको पैसे देने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है, दूसरा होता है क्रेडिटर जिसको पैसे लेने हैं और जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल डेटर जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, अगर वो पैसे नहीं देता, डिफॉल्ट कर देता है, तो श्योरिटी उसके बिहाफ पे करेगा। तो प्रिंसिपल डेटर इज द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देती हूँ। चलो नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ। सपोज SBI बैंक से मिस्टर ए ने लोन लिया है 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब मिस्टर ए ने लोन तो लिया है बट अब उसको पे ऑफ करेगा वो या नहीं करेगा, तो इस चीज़ का बैंक को थोड़ा डाउट था। तो मिस्टर बी आया, मिस्टर बी ने बोला ठीक है आप उसको पैसे दे दो, आप 50,000 रुपीज़ उसको पे कर दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि मिस्टर ए आपको फ्यूचर में पे कर देगा। अगर मिस्टर ए पे नहीं करता तो मिस्टर बी बोलता है कि मैं आपको पे कर दूंगा, आप उसको शांति से चुपचाप लोन दे दो। ठीक है, सो आप देख सकते हो मिस्टर ए यहाँ पर क्या हुआ? डेटर हुआ, ठीक है, जिसको पैसे देने हैं। मिस्टर बी क्या हुआ? श्योरिटी, जो बोलता है, जो गारंटी ले रहा है कि हाँ अगर मिस्टर ए पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा उसके बिहाफ पे। और SBI बैंक क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ जिसको पैसे लेने हैं। ठीक है, आपको ये तीन तो समझ आ गई चीजें। अब कॉन्ट्रैक्ट देखो गाइस, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर तीन पार्टीज होती हैं।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। तो अगर 3 पार्टीज होंगी तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट भी बनेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आइए समझाती हूँ मैं आपको। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। मतलब बैंक अगर लोन दे रहा है डेटर को, मतलब ए को, तो बैंक और डेटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि मैंने तुझसे इतना लोन लिया है या इतना लोन दिया है, मैंने इस इंटरेस्ट रेट पे दिया है, इतना पे करना है, क्या ड्यू डेट है, कैसे पे करना है, ईएमआई पे करना है, क्या करना है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट में होगा। तो इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। ठीक है, मतलब जो गारंटी ले रहा है वो और जो पैसे दे रहा है वो, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन डेटर एंड श्योरिटी। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको इम्प्लाइड का मतलब नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या होता है। इम्प्लाइड का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि हाँ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, और डेटर को श्योरिटी जो है डेटर के बिहाफ पे कर रहा है, तो इसीलिए श्योरिटी का राइट बहुत सारे इसमें बन जाते हैं, तो इसलिए ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी इज ऑलरेडी कवर्ड इन माई वीडियोस। अगर आपको नहीं पता इंडेमिनिटी क्या होता है तो पिछली वीडियोस देख लो जाके मेरी। ठीक है, मतलब मैं आपको वैसे बता देती हूँ। हाँ, मतलब कंपेंसेट करता है। ठीक है, डेटर का मतलब ये है, मतलब इसमें ये है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब ये है कि डेटर जो है वो कंपेंसेट करेगा श्योरिटी को, जो भी उसने अमाउंट पे किया है या जो भी लीगल एक्सपेंसेस बियर किए हैं उसने वो, तो वो उसको पे ऑफ करेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा डेटर के ऊपर और श्योरिटी के ऊपर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है। ठीक है, आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने अब तक समझाई है। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर लाइबिलिटी पे नहीं करता दूसरा बंदा तो हम उसके बिहाफ पे कर देंगे। ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो उसके बिहाफ पे हम पे करेंगे। ठीक है, मतलब जो श्योरिटी है वो पे करेगा, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, श्योरिटी, क्रेडिटर एंड डेटर। श्योरिटी वो बंदा होता है जो गारंटी दे रहा है, क्रेडिटर वो है जो जो पैसे दे रहा है, जिसको गारंटी दी जा रही है कि हाँ हम गारंटी लेते हैं कि पे कर देगा, ये श्योरिटी बोलते हैं क्रेडिटर को। नेक्स्ट डेटर, डेटर वो है जिसको पैसे मिल रहे हैं, अगर वो डिफॉल्ट कर देगा तो श्योरिटी उसके बिहाफ पे करेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में ज़रूर लिख कर आना। ठीक है, एक बैंक है, बैंक ने लोन दिया है मिस्टर ए को, और मिस्टर बी गारंटी लेता है, मतलब यहाँ पे ये श्योरिटी है कि हाँ मैं मिस्टर ए की गारंटी लेता हूँ कि वो पे कर देगा। ये इलस्ट्रेशन है। फिर आप 3 कॉन्ट्रैक्ट सीखोगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड वन इज हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है जो सबसे पहले बनेगा, क्योंकि अगर यही नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट तो ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होगा श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, जिसमें ये लिखा होगा कि श्योरिटी गारंटी लेता है कि डेटर जो है पे कर देगा पैसे, अगर वो पैसे पे नहीं करता तो श्योरिटी गारंटी लेता है कि हाँ मैं तुझे पे कर दूंगा। ठीक है, थर्ड वन इज डेटर टू क्रेडिटर के डेटर टू श्योरिटी के बीच में जो होगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, की मतलब डेटर जो है बाद में श्योरिटी को पे कर देगा जो भी उसने लीगल एक्सपेंसेस बियर किए हैं या जो भी उसने पैसे पे किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, वो अच्छे से समझना। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमारा ओरल भी हो सकता है,
और रिटन भी हो सकता है। तो जिसको भी पता है कॉन्ट्रैक्ट के, जिसने भी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, उसको ये बात पता होगी कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी हमारा ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल डेट फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने बताया था आपको कि शुरू से ही एक लोन होना चाहिए, तभी आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। तो एक लोन शुरू से होना चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जिस्ट करेगा। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल डेट फ्रॉम बिगनिंग, पहले से ही एक लोन होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल डेटर मे बी माइनर। अब ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से समझना। जो डेटर होता है ये, ठीक है, मिस्टर ए, वो माइनर हो सकता है। ठीक है, माइनर हो सकता है क्योंकि इसके बिहाफ पे श्योरिटी जो है गारंटी ले सकता है, लेकिन जो माइनर है वो कभी भी श्योरिटी नहीं बन सकता। अब आप खुद सोच लो, वो छोटा बच्चा है, वो किसी की गारंटी ले सकता है क्या कि अगर वो पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो लॉ में भी यही लिखा हुआ है कि जो माइनर है वो डेटर तो बन सकता है, मतलब कोई और माइनर की गारंटी तो ले सकता है, लेकिन माइनर किसी की गारंटी नहीं ले सकता। तो माइनर कैन बिकम प्रिंसिपल डेटर बट इट कैन नॉट बिकम श्योरिटी। यही लिखा है, प्रिंसिपल डेटर मे बी माइनर, इन सच अ केस द श्योरिटी विल बी लायबल पर्सनली इवन दो द प्रिंसिपल डेटर में नॉट बी। और आप यहाँ पे लिख देना कि श्योरिटी जो है वो माइनर नहीं बन सकता, इसमें मेंशन नहीं किया मैंने शायद, बट आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, थर्ड वन, फोर्थ वन इज लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी, प्राइमरी लाइबिलिटी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इट्स वेरी ऑब्वियस, सबसे पहले लाइबिलिटी तो डेटर की ही होगी ना गाइस, श्योरिटी तो बाद में आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक सबसे पहले जाएगा श्योरिटी को बोलने कि भाई तू मेरे को पैसे दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबसे पहले तो वो डेटर से ही क्लेम करेगा। अगर डेटर पे नहीं करता तभी तो वो श्योरिटी के पास जाएगा कि डेटर तो पे नहीं कर रहा है, तूने गारंटी ली है तो तू आकर मुझे पे कर। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लेम किया जाएगा वो डेटर से किया जाएगा एंड देन श्योरिटी से किया जाएगा। तो यही लिखा है, जो लाइबिलिटी होगी वो श्योरिटी की जो होगी वो सेकेंडरी होगी, लेकिन जो प्राइमरी लाइबिलिटी होगी, जो पहले लाइबिलिटी होगी वो डेटर की होगी। ठीक है, डेटर को पे करना होगा। नेक्स्ट, गारंटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके ऊपर पता है केस स्टडीज बनकर आती हैं, इसको अच्छे से समझो। जो गारंटी ऑब्टेन की गई है श्योरिटी से, ठीक है, थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर फ्रॉड से अगर गारंटी ऑब्टेन की गई है वो इनवैलिड मानी जाती है। मान लो एक बैंक है, ठीक है, बैंक वाले को हमने, मिस्टर बी ने गारंटी दी कि मिस्टर ए को तुम अपने बैंक में रख लो। अब ये एग्जांपल थोड़ा अलग है, मैंने कवर नहीं कर रखा, बस आप इसको ढंग से सुन लेना। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो साथ साथ। मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने बैंक वाले को जाके बोला कि बैंक मैनेजर को बोला, बैंक वाला नहीं बैंक मैनेजर, सपोज बैंक मैनेजर को बोला कि आप मिस्टर ए को अपने बैंक में रख लो, एज अ कैशियर आप अपने पास रख लो। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से काम करेगा, लॉयलाइज मतलब लॉयल्टी है इसमें, तो ये बहुत लॉयल रहेगा काम करते वक्त। तो बैंक मैनेजर एग्री कर देता है और बोल देता है मिस्टर बी को कि अगर इसने कोई भी घपला किया, कुछ भी किया, कोई भी फ्रॉड किया, तो मिस्टर बी लायबल होगा, मिस्टर बी को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इनके बीच में एग्री हुआ था कि बैंक जो है वो मिस्टर ए को 5,000 रुपीज पर मंथ पे करेगी। ठीक है, ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट लेटर ऑन क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ्स, सॉरी, आफ्टर 2 मंथ्स, बिना मिस्टर बी को बताए, मतलब बिना श्योरिटी को बताए, बैंक वालों ने मिस्टर ए के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू 5,000 नहीं, तू 10,000 रुपीज में हमारे यहाँ काम कर, लेकिन जो भी हमारे बैंक को नुकसान होगा उसका 1/4 लॉस तू बियर करेगा। ठीक है, अब लॉस इन द सेंस कि किसी ने कैश नहीं दिया या ओवरड्राफ्ट की किसी ने ओवरड्राफ्ट में कुछ घपला कर दिया, तो उसका जो भी लॉस होगा वो मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा, उसका 1/4 लॉस उसको पे करना पड़ेगा, उन्हीं के ब्रांच का जो भी लॉस होगा। तो ये एग्री हो गया था, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, एंड श्योरिटी को इसकी नॉलेज नहीं थी। बट लेटर ऑन बैंक मैनेजर को ये पता चला कि मिस्टर ए
खुद ही फ्रॉड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो जितना भी कैश आता है वो अपने पास थोड़ा रख लेता है, और स्टेटमेंट जितनी भी हैं उनको अपडेट नहीं कर रहा टाइम टू टाइम। तो बैंक मैनेजर गया मिस्टर बी के पास। वो बोलता है कि आपका जो बंदा आपने भेजा था हमारे पास, मिस्टर ए को, उसने तो बहुत घपले किए हैं हमारे बैंक में, तो अब आप हमें पे ऑफ करोगे, ठीक है? जो भी लॉस हुआ है अब आप हमें पे करो, और हम मिस्टर ए को हम निकाल रहे हैं अपनी कंपनी से, अपने बैंक से। तो मिस्टर बी को बाद में पता चला कि इनके बीच में ऑलरेडी एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मतलब जब तक मिस्टर बी को पता था, मतलब जब तक श्योरिटी को पता था कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे बीच में जो तय हुआ था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, तब तक तो श्योरिटी विल बी लायबल। बट जैसे ही चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने, और श्योरिटी को पता ही नहीं था, उसी टाइम उसी दिन से मिस्टर बी यानी कि श्योरिटी टर्मिनेट कर सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट को। वो बोल सकता है कि मैं अब नहीं करने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे तुमने बताया ही नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है। अब लॉस का तो मुझे पता ही नहीं था कि ये लॉस बियर करने वाला है, या मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि आपने इसकी सैलरी बढ़ा दी है। तो आई विल नॉट बियर दिस लॉस, एंड जो भी लॉस होगा बैंक मैनेजर को पर्सनली बियर करना पड़ेगा। श्योरिटी यहाँ से आउट हो गया। बट जब तक मान लो ये मिस्टर ए शुरू से ही नुकसान कर रहा था, शुरू से ही घपले कर रहा था, बिफोर चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस हुआ है या जो भी चेंज हुआ है उससे पहले ही अगर मिस्टर ए घपलेबाजी कर रहा था, तो श्योरिटी लायबल होगा उन सब लॉसेस के लिए। लेकिन जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है उसके बाद से श्योरिटी लायबल नहीं होगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे को ये टॉपिक को समझाना है अच्छे से, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी उस वीडियो में, ठीक है? अभी आप इसको थोड़ा सा समझ लो कि अगर कोई भी श्योरिटी को फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब कुछ गलत बताया है या फ्रॉड किया है, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है? अभी एग्जांपल मैंने थोड़ा अलग दिया आपको, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी एग्जांपल्स लेकर आऊँगी, उससे आपको अच्छे से समझाऊँगी। इसमें एक ये भी एग्जांपल आप ले सकते हो, बैंक वाला जो है ना, वो मिस्टर बी के पास जाता है और उसको बोलता है कि मिस्टर ए को हम अपनी कंपनी में तो रख लेंगे, लेकिन जो भी लॉस होगा आपको बियर करना पड़ेगा अगर ये कुछ गलत करता है तो। बट ये नहीं बताया उसने मिस्टर बी को कि पास्ट में हमने ऑलरेडी इसको हायर किया था और इसने नुकसान किया था, बट हमने इसको अपने बैंक से निकाल दिया था उस टाइम पे, एंड ये बात श्योरिटी को नहीं पता थी। तो ये यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, ठीक है? गलत मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, या फ्रॉड हो गया, या कंसील किया उन्होंने, मतलब हाइड की है ये बातें। तो यहाँ पे इस केस में भी श्योरिटी लायबल नहीं होगा, ठीक है? तो जो भी गारंटी ऑब्टेन की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू, तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है? और जो इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, वो एग्जाम्पल एक दूसरे टॉपिक का है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नेक्स्ट इज श्योरिटी कैन बी sued first by creditor without principal debtor being sued. This is also important. गाइस, श्योरिटी जो है ना, श्योरिटी को स्यू किया जा सकता है, ठीक है? बाय क्रेडिटर, मतलब आप ये समझ लो कि जो बैंक है ना वो पहले श्योरिटी को इसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले बैंक डेटर के ऊपर केस करे एंड देन श्योरिटी के ऊपर करे, नो। हो सकता है कि बैंक वाला इसके ऊपर केस ना करे और डायरेक्टली श्योरिटी के ऊपर केस कर दे, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल कि हाँ इन्होंने मुझे पे नहीं किया है, तो बैंक जो है डायरेक्टली श्योरिटी के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, if co-sureties who were supposed to join did not join, then surety is not liable. ये बहुत इजी है। अगर बहुत सारी को श्योरिटीज़ हैं कि बहुत सारे लोग गारंटी लेते हैं, उनमें से अगर एक गारंटर नहीं आता, एक श्योरिटी नहीं आता, तो जो दूसरा है उसके लिए भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है? जब तक बाकी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ही इज़ नॉट लायबल अलोन। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। अगर प्रिंसिपल डेटर की जो लाइबिलिटी है वो वेव ऑफ कर दी गई है, मतलब हटा दी गई है बाय क्रेडिटर, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी हट जाएगी। अब सपोज बैंक वालों ने मिस्टर ए को बोल दिया ठीक है हम तेरा लोन माफ़ कर रहे हैं, ठीक है? बट श्योरिटी के ऊपर केस कर दिया कि ला दे तू हमें पैसे दे,
ठीक है, डेटर तो पे नहीं कर रहा, अब तू पे कर। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बैंक वाले अगर इसको माफ कर रहे हैं, इसका लोन हटा रहे हैं, तो श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा, बैंक उससे क्लेम नहीं कर सकता है श्योरिटी से। तो दोनों के दोनों से लायबिलिटी हट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, श्योरिटी इज लायबल फॉर व्हाट प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। अब अगर डेटर, मतलब यहाँ पे इसने लोन 50,000 का लिया है सपोज, ठीक है। अब लोन अगर 50,000 का है तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट सपोज करो 5,000 रुपीज़ का है, ठीक है, तो टोटल 55,000 का हो गया उसका, जो भी उसको लोन रीपे करना है। तो श्योरिटी को प्रिंसिपल ही नहीं, उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के लिए श्योरिटी लायबल होगा। ठीक है, तो जितना डेटर को पे करना है उतना ही श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो इनके ऊपर पता है गाइस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर केस स्टडीज बनती है, एक एक पॉइंट के ऊपर केस स्टडी बनती है, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ गारंटी, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो बहुत बेसिक था, अब एक नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है जो हम आगे करेंगे। अभी हमने कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया, मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने मीनिंग कवर की है, मीनिंग आपको क्लियर होगा, कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड होती हैं वो कवर किया है। एक एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया, 3 चीज़ें हो गई, मीनिंग, पार्टीज, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कवर किए। और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ गारंटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब गाइस 2 टाइप की गारंटीज होती हैं, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और एक होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले स्पेसिफिक गारंटी को समझते हैं। व्हेन अ गारंटी इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल डेट or a specific transaction and is come to an end when the guaranteed debt is paid or promise is duly performed, it is called a specific guarantee. इसका मतलब ये है, जब एक गारंटी दी जा रही किसी एक डेट पर, एक अमाउंट पे, मतलब एक ट्रांजैक्शन पे मैंने गारंटी लिया है कि हाँ मैं इसकी 5,000 रुपीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर ये 5,000 रुपये पे नहीं करेगा तो मैं 5,000 रुपये इसके बिहाफ पे पे कर दूंगा। मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन है या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, सिंगल डेट है। ठीक है, तो अगर वो पे कर दी जाती है या उसके ऊपर प्रॉमिस कर रहे हैं हम कि हम पे कर देंगे, तो इसको हम स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज श्योरिटी की डेथ हो जाए, ठीक है, जो गारंटी ले रहा है उसकी डेथ हो जाए, तो भी वो लायबल रहेगा। ठीक है, मतलब उसके जो लीगल हायर्स हैं वो पे करेंगे उसके बिहाफ पे, जो भी उसके एसेट्स होंगे या जो भी उसकी प्रॉपर्टी जो भी है उसके पास, उसको बेच करके उनको वो पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, श्योरिटी लीगल हैज शैल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल अप टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड बाय देम। ठीक है, स्पेसिफिक गारंटी तो बहुत इजी था। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी, इसको अच्छे से समझना। A guarantee which extend to a series of transaction is called a continuing guarantee. इसका मतलब ये है, जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं और हम उसकी गारंटी ले रहे हैं, उसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। सपोज मिस्टर ए को हमने गारंटी दी है कि आप मिस्टर बी को पे कर दो, मतलब लोन दे दो अप टू सपोज अप टू 10,000। ठीक है, आप अपना लोन दे दो और लोन आप साल भर में हर महीने आप दे सकते हो 10-10 हज़ार का। ठीक है, अब अगर बैंक एक महीने में 10,000 से ज़्यादा पे कर देता है तो श्योरिटी उसके लिए लायबल नहीं होगा। श्योरिटी विल बी लायबल अप टू 10,000। उसने बोला है कि मैं आप उसको 10,000 रुपये हर महीने दे सकते हो। ठीक है, इसकी हम गारंटी लेते हैं कि वो 10,000 रुपये आपको पे कर देगा। बट अगर वो लोन इंक्रीज कर देता है, लोन अमाउंट इंक्रीज कर देता है, 10 का 20 से देता है, तो श्योरिटी विल नॉट बी लायबल फॉर दैट अमाउंट, ही विल बी लायबल अप टू 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, दिस कैन बी रिवोक्ड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। अब इसका मतलब ये है कि श्योरिटी जो है वो बैंक वाले को जाके या मिस्टर ए के पास जाकर के बोल सकता है। ठीक है, मतलब जिसने भी लोन दिया है, क्रेडिटर के पास जाके बोल सकता है कि अब से जो भी ट्रांजैक्शंस होगी तुम्हारी डेटर के साथ, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ,
मैंने अब जो भी है अपना रिवोक करता हूँ, जो भी मैंने गारंटी दी थी मैं रिवोक कर रहा हूँ, मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ ये। अब से जो भी ट्रांजैक्शन होगी अब आप दोनों के बीच में होगी, मैं बीच में नहीं आने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको वो रिवोक कर सकता है, लेकिन फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन मतलब जो भी अब आगे होंगी, जो पिछली हो चुकी है पास में, उसके लिए वो लाइबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, श्योरिटी एट द टाइम ऑफ गिविंग गारंटी मे स्पेसिफाई हिज मैक्सिमम लाइबिलिटी। ये तो मैंने आपको अभी एग्जांपल से बता दिया है कि जितना भी वो लो मतलब जितनी भी वो गारंटी लेना चाहता है उतना वो स्पेसिफाई कर सकता है कि आपको 10,000 पे करना, मतलब 10,000 तक की मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो वो स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल समझते हैं कॉन्टिन्यू गारंटी का। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यू गारंटी। एक गारंटीड बी टू सेल, इसको बहुत अच्छे से समझना गाइस, बहुत सारी केस स्टडीज देखी है मैंने, इसके ऊपर आती हैं। A guaranteed B to sell on credit from time to time goods to C। ठीक है, अब एक गारंटी दे रहा है बी को कि तू क्रेडिट पे ना गुड्स बेचता रहे सी को, ठीक है। अपनी उसने लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया, मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ 10,000 तक ही तू पे करियो, मतलब 10,000 तक के लिए तू उसको गुड्स दे सकता है। 10,000 के कोई भी गुड्स बेच, 10,000 के ऊपर के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। अब बी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सी फॉर विच सी पेड। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बी सोल्ड ₹20,000 गुड्स टू सी विच ही डिफॉल्टेड। अब गड़बड़ हो गई। अब बी ने क्या किया, उसने 20,000 रुपए के गुड्स बेच दिए सी को, ठीक है, और सी ने उसमें डिफॉल्ट कर दिया। तब बी जाएगा ए के पास पैसे मांगने, ठीक है। हियर इन दिस केस वी कैन कंक्लूड दैट ये हमारा कॉन्टिन्यू गारंटी है। हाँ, ये तो कॉन्टिन्यू गारंटी है, क्यों? क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि अब टाइम टू टाइम गुड्स दे सकते हो उसको, ठीक है। और उसने अपनी लिमिट भी स्पेसिफाई कर दी थी कि हाँ 10,000 रुपये तक ही पे करना है, उससे ज़्यादा मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। मेरा अप टू ₹10,000, उसके ऊपर मैं गारंटी नहीं लेता। तो हेंस ए इज लायबल फॉर ₹10,000 ओनली। अब उसने 20,000 रुपये तक उसको गुड्स बेच दिए हैं, तो जो ए है वो सिर्फ 10,000 उसको पे करेगा बी को, बाकी ये जो 10,000 है वो बी को मतलब क्रेडिटर को ही पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, T guarantees payment to Y of the price of 10 sacks of wheat। sacks का मतलब बोरियां, ठीक है, to be delivered by Y to G and to be paid for the same in a month। Y delivers 10 sacks to G, G pays for them later। Y delivers 8 sacks to G which G did not pay for। The guarantee given by T was not a continuing guarantee। अब इस केस में ये continuing guarantee नहीं है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया था कि 10 सैक्स ही बेचनी है, मतलब 10 बोरियां बेचनी है, और वो उसी महीने पे कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया था, उसने ये नहीं बोला कि टाइम टू टाइम आप उसको दिखते रहो, ठीक है, मैं लायबल होऊंगा। तो ये यहाँ पर कॉन्टिन्यू गारंटी का केस नहीं है, एंड दस ही विल नॉट बी लायबल फॉर द प्राइस पेड फॉर 8 सैक्स। वो सिर्फ वो पहले वाले 10 सैक्स के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल था, बाकी 8 के लिए वो नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी समझाया है, वो सब आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या नहीं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर मैं नोट्स भी शेयर कर दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसमें ये है कि हम श्योरिटी को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, या श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज होगा। एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो बोल सकता है, जैसे कॉन्टिन्यू गारंटी में वो बोल देगा कि मेरे बस की नहीं है, मैं आगे पे नहीं करने वाला हूँ, तो वो रिवोकेशन है, तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम ये बहुत मतलब थोड़ा है, ये कंसेप्ट है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज मैंने देखी हैं आती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कुछ राइट्स हैं श्योरिटी के, उसको भी समझेंगे, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और कोई भी डाउट आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या टेलीग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।